Okay, let's start higher discussion on hire purchase. In the case of asset under the hire purchase system, the allowance for depreciation will be calculated under circular number this. In every case of payment purporting to be for the hire purchase, production of the agreement under which the payment is made would be insisted upon by the department. In every case of payment जब भी हम करेंगे तो उस केस में क्या होगा, मतलब वो डिपार्टमेंट के मतलब वो होता है कि मतलब प्रोडक्शन ऑफ एग्रीमेंट वगैरह पर डिपेंड करता है कि पेमेंट वगैरह जैसे वो उस पर तो फर्स्ट लाइन वो इतनी नहीं है. Where the effect of an agreement is that ownership of the asset is at once transferred on the lessee. मतलब lessee को एक बार में ट्रांसफर हो जाएगी. The transaction should be regarded as one of the purchase by installment, and consequently no deduction in respect of higher amount should be made. कि हायर अमाउंट की फिर वो डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा क्योंकि फिर वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा. द प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल इन अ केस वेयर द लेसर दिस प्रिंसिपल, ये जो ऊपर जो हमने पढ़ा ये प्रिंसिपल कब होगा, in a case where the lessor obtains a right to sue for arrears or installment but has no right to recover the asset back from the lessee. अब देखो क्या कह रहा है कि जो ऊपर वाला हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा है ना कि उसे जो हायर अमाउंट की जो पे करेगा उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो कब होगी, कब जब जो लेसर है उसके पास ये राइट है कि वो अपने इंस्टॉलमेंट मतलब कंसिडरेशन के लिए इश्यू कर सकता है उसको, लेसी को, सामने वाले को, जिसको मतलब जिसने हायर परचेज पे बोली है उसको इंस्टॉलमेंट्स के लिए या एरियर्स के लिए. लेकिन वो एसेट वापस लेने के लिए वो नहीं कर सकता क्योंकि उसने अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो वो एसेट वापस नहीं ले सकता क्योंकि कंट्रोल सामने वाले के पास आ जाएगा. कंसिडरेशन के लिए कर सकता है. तो वो इसके लिए है, तब ये वाला प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़ा तभी एप्लीकेबल होगा कि मान लो अगर उसके पास एसेट भी वापस ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं, तो फिर ओनरशिप तो गई नहीं उसके पास अभी सामने वाले के पास. तभी मैं उसको कह नहीं रहा था कि ओनरशिप डिपेंड करती है वहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही. तो ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद डिपेंड होता है कि वो मतलब जैसे यही है कि नो राइट टू रिकवर द एसेट बैक, मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास राइट बैक कब नहीं आएगा, मतलब जब सामने वाला ओनर बन चुका होगा. अब सामने वाले की उस पर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें दे ना दे, रिटर्न करे ना करे. आगे the depreciation in such cases will be allowed to the lessee. देखो किसको, lessee को अलाउड होगा, किसको, on the higher purchase price determined in the accordance with the terms of higher purchase agreement. हायर परचेज प्राइस अब तुम सबने पढ़ा, बताओ क्या होता है हायर परचेज प्राइस, जितना तुम पढ़ के आए हो बताओ. कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. हाँ मतलब जो टोटल नंबर जैसे हम तुम कंप्यूटेशन करते हो ना वो जितनी इंस्टॉलमेंट होगी तो मतलब पूरी वैल्यू ऑफ एसेट की होगी ना एक तरीके से, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की होगी वो मतलब जितनी तुम इंस्टॉलमेंट और कैश डाउन प्राइस दोगे तो वो मिला के एक टोटल उस एसेट की वैल्यू हो जाएगी और उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम होगा. तो तभी मैंने मतलब ये कह नहीं रहा था कि मतलब जो भी अमाउंट हायर परचेज प्राइस मतलब जो भी एसेट की वैल्यू नहीं होती, मतलब जो मतलब होती तो एक तरीके से एसेट की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो हम बोलते हैं उसको हायर परचेज प्राइस है. मतलब कि जो हमने ट्रांजैक्शन मतलब हायर परचेज ट्रांजैक्शन में जो एंटर हुए हैं ना, जो अमाउंट पे करेंगे हम इंस्टॉलमेंट भी, वो वाली होगी उस पर. और वो भी इन टर्म्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट होगा. ठीक है, अब आगे where terms of an agreement provide the asset shall eventually become the property of hirer or conferrer to option purchase of an asset. अब क्या है, हायरर के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है एसेट. द ट्रांजेक्शन वुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ हायर परचेज. इन सच केस पीरियोडिकल पेमेंट में बी मेड बाय द हायरर should for all tax purposes be regarded as made up of क्या, consideration for hirer होगा which will allowed as deduction in assessment year. Payment on account of purchase price to be treated as capital outlay and depreciation being claimed to the lessee on initial value. अब इनिशियल वैल्यू वही होता है कि जैसे देखो जो कंसिडरेशन पे करेगा उसकी तो डिडक्शन ले लेगा वो जब भी अमाउंट पे करता रहेगा. कि मान लो ऑप्शन अब टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में ये है कि अब सामने वाले के पास ऑप्शन है कि वो अभी तो उसको हायर पे दे रखी है लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है एसेट हमसे. तो ना मतलब क्योंकि अभी ओनरशिप ने ट्रांसफर नहीं हुई उसकी, तो इस केस में भी है वो पहले जो जिसके पास मतलब लेसर क्लेम करा होगा डेप्रिसिएशन, ये ध्यान रखना. लेकिन तुम्हारे पेपर में इतना डीप नहीं आएगा क्योंकि देखो सीए फाइनल के उसमें आई है तुम्हारे, मतलब तभी अभी तुम्हारे वो एक्सप्लेन नहीं कर रखा था इस चीज को. देखो तो तभी मतलब क्या तुम्हें ये चीज समझ ही ना आए मतलब क्या होगा, मतलब वो तभी इस केस में नहीं है क्योंकि उस केस में ना हायर जो इसने मतलब लेसर है वो क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन क्योंकि उसका भी सामने वाले के पास राइट है कि वो परचेज कर सकता है ऐसे, लेकिन उसके पास अभी मतलब उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई अभी फुल्ली उसके पास. लेकिन वो भी एग्रीमेंट पे डिपेंड कर सकता है कि वो सामने होगी कि नहीं होगी, मतलब वो एग्रीमेंट भी चेक करेंगे उसके लिए हम फिर आगे हम. अब क्या कि जैसे जो इंस्टॉलमेंट वगैरह हम पे करेंगे उसकी तो डिडक्शन ले लेगा हायर कि मतलब जो सामने ले रहा है हायर पे तो वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा. और क्या है जो
हायर परचेज प्राइस मतलब जो परचेज प्राइस होगा मतलब क्या कैश मतलब इनिशियल कैपिटल जैसे ये वो था इनिशियल वैल्यू। अब जैसे मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च करने लगी थी कि मतलब क्या होती है, मेरे को भी इतना लगा था कि कैश डाउन प्राइस ही होता है, कैश जो हम स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू पे करते हैं वो भी मतलब नेमली जैसे उन्होंने लिख रखा है मतलब जनरली मतलब जैसे वही हम पे लेते हैं कि कैश डाउन प्राइस हो गया तो उसकी क्या वो एसेट की वैल्यू बन जाएगी और उस अमाउंट पे फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा थोड़े टाइम के लिए। जितने टाइम के लिए एग्रीमेंट वगैरह होगा, मान लो अगर कोई ज्यादा टाइम के लिए एग्रीमेंट हो गया तो कंट्रोल एक बार उसके पास आ गया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तभी मैंने कहा था कि एग्रीमेंट वगैरह पे डिपेंड कर देगा वो कितने साल का एग्रीमेंट वगैरह उन्होंने रीड कर रखा है। तो उस केस में तभी कैश डाउन प्राइस पे वो क्लेम कर लेगा डेप्रिसिएशन। ये हो गया। अ, बाकी तुम्हारे लिए आगे का है रेलेवेंट, देखता हूँ एक सेकेंड। तुम्हारे लिए आगे इतना रेलेवेंट नहीं है कि देखो यहाँ पे मैंने तभी एक चार्ट कह रहा था कि देखो क्या लिख रखा है। अगर उसे एसएससी को डेप्रिसिएशन क्लेम करना है मतलब डिडक्शन क्लेम करनी है ना उसके उस केस में तो उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है सेलर से कि मतलब एसेट मेरे पास आ गई है, कि इनिशियल वैल्यू का एक सर्टिफिकेट आ जाएगा और कैश प्राइस का मतलब उससे रिलेटेड या मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया कि मेरे पास अब एसेट आ गया और मैंने कितनी अमाउंट पे करी है तो उस अमाउंट पे वो कर लेगा। लेकिन अगर जैसे वही चार्ट में कह रहा था ऐसे बन जाएगा मतलब वो कर देंगे अगर कैश मतलब सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इनिशियल वैल्यू पे हम लेंगे। ऑफ एसेट शुड बी अराइव एट कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू, वो भी हम उसको प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑफ अमाउंट पेबल अंडर द एग्रीमेंट अपॉन। देखो अभी इसके अंदर ना देखो इतना भी मैंने अभी बिल्कुल 100% डिटेल में तो मैंने भी अभी चेकिंग नहीं की। मैंने ऊपर देख लिया था कि मेरे को अभी ये चेकिंग करनी थी कि जैसे कल मेरे को टाइम नहीं मिला था कि मैंने जितना मैंने करना था फिर भी एक बार कर दिया था कि अब जैसे अब मैं रिसर्च करने बैठा तो अब इसका भी मैं करूंगा कि अप्रोप्रिएट परसेंट मतलब जैसे ये तो परसेंट परसेंट पर एनम जैसे वो हो गया अंडर द जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट पेबल मतलब किस सेंस में कह रहा है ये बात इनिशियल वैल्यू होगी वो चेक कर सकते हैं हम डिटेल में। और तो मतलब ये सारी चेकिंग वगैरह मतलब थोड़ी अगर चेकिंग डिटेल में जाए ना तो मतलब टाइम हो तो वहाँ तब करनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास अब थोड़ा टाइम आएगा तो मैं वहाँ पे उसके बारे में और डिटेल सर्च करके फिर तुम्हें आगे और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब तुम्हारे लिए इतनी बहुत है अभी इस लेवल पे तुम्हारे लिए हाई परचेज पे। कि जैसे वो वंशिका तुमने भी वो डाउट लिया था ना कि वो वाला उस केस में मतलब कौन क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन वो जो दो हाँ पर्सन थे। भैया वही लेट आउट का है ना ऊपर जो बी पार्ट है ना उसके नीचे बी। प्रोविजन लिखा है। बी बी नीचे। अच्छा अच्छा। कहाँ पे नीचे? यही 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 यही। हाँ हाँ। तो जो ओनर जिसने लेट आउट किया होगा अपने एसेट्स को जिसका बिजनेस भी वही होगा लेट आउट का, तो फिर वो भी क्लेम कर सकता है ना ओनर। हाँ उसी केस में ओनर क्लेम करेगा कि मतलब जैसे मेरा हाँ बिजनेस है तो मतलब मैं अपना मेरी वैल्यू की डाउन जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी सामने वाले की लेनी होगी और उस केस में ना ओनर मैं हूँ अभी भी। क्या लिख रखा है सेक्शन 2 द ओनर हु हैज लेट आउट। ओनर तो मैं ही हूँ अभी भी। और जो लिखा तो मगर लिंक करो ना सीए फाइनल जो अभी मतलब उस मॉड्यूल में से पढ़ा है हाँ वहां पे भी क्या था ओनर क्लेम करेगा। ओनरशिप। मतलब एक हाँ हाँ एक केस था ना डिपेंड। कि वो जैसे कि मेरे पास एसेट वैल्यू की जैसे वो एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि मेरे पास अमाउंट मतलब कंसिडरेशन और मतलब अमाउंट रिकवर करने का राइट है लेकिन एसेट वापस करने का राइट नहीं है। उस केस में तो वो लेस ही क्लेम कर लेगा डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी होगा। लेकिन अगर वो नहीं होता ना तो फिर जो लेसर है वो क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन मतलब उसके पास एसेट वापस लेने का राइट है मतलब ओनर अभी भी लेसर है उस केस में। तभी वो एग्रीमेंट पे डिपेंड होता है आगे। और मतलब ये थोड़ा सब्जेक्टिव आ जाता है मतलब तभी मेरे ख्याल से पेपर में ना पूछते हैं ये वाली चीज। चलो एक बार ये हो गया। फिर और चलते हैं अब आगे हम। हम्म अब है हम कहाँ पे? एसेट ये भी हो गया सामने कर लिया था। पावर जनरेशन कंप्यूटेशन पावर जनरेशन में क्या होगा इन केस ऑफ एसेट ऑफ एन अंडरटेकिंग एंगेज इन ठीक है सच परसेंटेज ऑन द एक्चुअल कॉस्ट टू बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 5(1)(a)। अब रूल 5(1)(a) एक सेकेंड रूल 5(1)(a) रूल 5(1)(a) मैंने रीड किया था कहाँ गया? चलो ये मतलब रूल जैसे अगर हम साथ के साथ ही सर्च करने तो रूल 5(1)(a) अरे 1(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट न्यू अपेंडिक्स
ओके यार ये बार आपको देखते हैं, ये भी वही है। इसमें क्या बता रखा है? अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 1 है तो इसमें भी नहीं है। इसमें तो ब्लॉक वगैरह वही परसेंटेज सेकंड कॉलम, अपेंडिक्स लिखते हैं, न्यू अपेंडिक्स ये वाला था है इसमें। अच्छा जैसे ये रहे रूल, अच्छा ये रहा, ठीक है। रूल 5 आने अपेंडिक्स ये रहा। तो मतलब वही है, देखो साइड में जो डेप्रिसिएशन, मतलब जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे ना, तो वही डेप्रिसिएशन के जो रेट्स होंगे उन्हीं पे वो चार्जेस होंगे, ठीक है, वही बात है। अब आगे क्या लिख रहे हैं? एज पर दिस रूल डेप्रिसिएशन ऑन द अबव मेंशन्ड एसेट शैल बी कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज ऑन द एक्चुअल कॉस्ट at rate at rate specified under appendix IA of these rules. However, the aggregate depreciation allowed in respect of any asset for difference assessment year shall not exceed actual cost. अब मान लो देखो एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड तो कर ही नहीं सकती डेप्रिसिएशन की वैल्यू, क्योंकि अगर हम बात करके देखें एक्चुअल कॉस्ट तक की कोई वैल्यू डेप्रिशिएट होगी ना, उससे ज्यादा कैसे डेप्रिशिएट कर सकते हैं कोई एसेट? मतलब नेगेटिवली तो नहीं करेंगे ना, मतलब कि एसेट जीरो से भी बिल्कुल और डाउन चलेगी। If it is further provided such an undertaking as mentioned above has the option of being allowed on the written down value of such block of assets as are used to be as specified in appendix 1 to this rules. मतलब उसके पास ऑप्शन है कि वो मतलब क्या वो WDV में भी मतलब कर सकता है, हैज एन ऑप्शन। एक तो वो क्या होता है एक्चुअल, मतलब उस पे कर सकता है, क्या कहते हैं, अपेंडिक SLM होता है ना, पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए, जनरेशन अंडरटेकिंग। SLM इन्हीं को मिलता है बस, स्टार्टिंग में मिलता हाँ है। हाँ, तो वो या तो ये SLM फॉलो कर ले, या इनके पास ये ऑप्शन भी होता है कि वो WDB भी फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब जो भी एक फॉलो करे वो कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे फिर आगे। अब क्या लिखा गया? सच एन ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बिफोर ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). ये जैसे आगे तुमने पढ़ लिया होगा, नॉर्मल जैसे नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग होती है, हाँ, नॉर्मल तो उसकी रिटर्न बात फाइलिंग करें। होती है 139(1). हाँ हाँ, तो ये उसकी वहाँ बात करें कि अगर वो जो फाइल करेगा तो उस केस में अगर उससे पहले ये डिसाइड करना है, वो रिटर्न फाइल करने से पहले, for the assessment year relevant to the previous year in which it begins to generate power। मतलब वो अपने पावर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर उसने चेक करना है, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर जब भी वो करेगा, तो उस केस में जब भी वो 139 फाइल करेगा तो असेसमेंट ईयर में फाइल होगी, तो उस केस में मतलब प्रीवियस ईयर में वो चेक कर लेगा कि मतलब वो क्या उसने क्लेम लेना है, SLM लेना है या वो लेना है WDV ऑप्शन। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट एनी सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। एक बार जो कर लिया फाइनल होगा, एंड शैल बी ऑल सब्सिक्वेंट ईयर। अब ये ध्यान रखना, ये अपने MCQ के लिए भी यहाँ पे ये अपने उसमें लिखना कि एक बार जो उसने एक्सरसाइज कर लिया वो फिर सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। और उसे कब ये एक्सरसाइज करना है? 139(1) से पहले ही करना है, मतलब वो फाइल करने से पहले। ये लिख के चलना अपना। भैया फिर वो चेंज कभी भी नहीं कर सकता लाइफ टाइम? नहीं, एक बार जो ऑप्शन ले लिया उसने, मतलब फिर ले लिया कि मतलब ये बारी बारी नहीं मिलेगा उसको, कि एक बार जैसे एसेट की वैल्यू SLM से निकाले फिर WDB से निकाले, फिर बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशन सी हो जाती कई बार, तो उस केस में सिंगल सी है, या तो SLM फॉलो कर लो या ये सब चीजें WDB। बिजनेस डिपेंडेंट है ना भाई। क्या? मतलब अगर बिजनेस पे ही तो है ना, मतलब एक ही बंदे की दो पावर जनरेशन यूनिट है, तो एक के लिए तो हाँ, फॉलो कर सकता है, एक के लिए नहीं कर सकता, ऐसा भी पॉसिबल है। बिजनेस वो तो बिजनेस पे है। वो डिपेंड करेगा कि वो पैन उस कौन से कितने पैन पर रजिस्टर्ड है। अगर एक पैन पे दो बिजनेस हो रहे हैं तो फिर एक तो ही नहीं मिल फॉलो होगा, सकता, तो क्योंकि नहीं मिलेगा, हाँ, हाँ तो नहीं मिलेगा। अगर दो हाँ अगर दो पैन फाइल, मतलब दो पैन बन रखे हैं दोनों बिजनेस के लिए, तो फिर वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के जैसी हो गया बिल्कुल। हाँ कह सकते हो। बाकी अभी जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट की, जैसे हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट का, मतलब ओपनिंग प्लस परचेजेस सारे माइनस एडिशन सेल्स, वगैरह, एडिशन सारे, फिर माइनस क्लोजिंग, वही सब। सेल्स वो कंसिडर कर लेंगे हम। मतलब जैसे हम इसका ब्लॉक भी कैसे बनाते हैं, या देखो कि जैसे जो टेंजिबल एसेट्स हो गए हम उनका ब्लॉक बना देंगे, इंटेंजिबल का अलग, और टेंजिबल में जैसे बिल्डिंग का अलग बन जाएगा, मशीनरी का अलग, प्लांट मशीनरी का अलग। और या तो जिसका अगर रेट भी सेम, जैसे 40% रेट आ रहा है कंप्यूटर में भी जैसे, तो उनका एक कंबाइंड ब्लॉक बना देंगे हम उनका अलग से, तो ऐसे कंप्यूटेशन करनी होगी।
मतलब जैसे वो ब्लॉक बनाना होगा कंप्यूटेशन ही। अब यहाँ ये वाला ध्यान से करके चलना, ये पेपर में आ सकता है, ये वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला। क्या लिख रखा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन किस पे होगा? सबसे पहली बात न्यू प्लांट और मशीनरी पे होगा, ठीक है। और क्या नहीं होनी चाहिए? शिप्स और एयरक्राफ्ट नहीं होने चाहिए। अपने पॉइंट्स मतलब जैसे नीचे भी ऐसे ही बता रखे हैं क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, किस पे नहीं मिलेगा, साथ के साथ करते हैं। अब क्या लिखा है? एंगेज इन बिजनेस ऑफ, किस कौन सा बिजनेस होना चाहिए? मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का होना चाहिए। ऑफ एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल या थिंग कुछ भी हो सकता है। और इन बिजनेस ऑफ जनरेशन हो सकता है, ट्रांसमिशन वगैरह मतलब पावर जनरेशन यूनिट। और कितना मिलेगा? 20% उसको मिलेगा। ऑफ किसका? एक्चुअल कॉस्ट। ये मत देखना कि WDV जो भी मिलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट जब भी हम न्यू, और ये किस पे मिलता है? हमें न्यू प्लांट पे। तो हमें एक्चुअल कॉस्ट पे लेना है, ना कि कोई हम वैल्यू लेस लेस करके मिले। तो हमें एक्चुअल कॉस्ट पे लेना है ये। ठीक है। एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। 180 डेज है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, मतलब 10% गारंटी ईयर में मिलेगा। लेकिन जो रिमेनिंग 10% होगा वो क्या मिलेगा हमें? नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे ना अब एक चीज और मैं आगे आएगी, वो तो मैं उसके वहीं पे पढ़ाता हूँ। जैसे अभी ये वही सब्सिक्वेंट इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में हमें अलाउड हो जाएगा। अब ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी जो थी न्यू वाली थी, उसमें क्या क्या होनी चाहिए? प्लांट बाय, मतलब ये क्या लिख रखे क्या लिख रखा है? विल नॉट बी अवेलेबल। अवेलेबल नहीं होगी कब? या तो किसी ने क्या यूज विद इन और आउटसाइड इंडिया, मतलब सेकेंड हैंड होगी, सीधी सी बात है। मतलब किसी ने एक बार मतलब उसको यूज कर लिया है, ठीक है। अब आगे एनी ऑफिस, अगर वो जो जो प्लांट या मशीनरी थी अगर ऑफिस प्रेमाइसिस या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में होगी, या फिर किसी मतलब गेस्ट हाउस में होगी, तो उस केस में, उसके केस में भी नहीं मिलेगा। मतलब ऑफिस प्रेमाइसिस में लगी तो उसका, क्योंकि उसका मेन हमारा मोटिव है कि मतलब जैसे पावर जनरेशन वगैरह, मतलब कोई स्पेसिफिक जो बिजनेस है उसको मतलब वहाँ पे हम करें। तो मतलब ऑफिस ऑफिस का तो अलाउ होना चाहिए ना। क्यों? हाँ, मेरे को भी डाउट आ रहा है। क्यों होना चाहिए अलाउ? मशीनरी मतलब, क्योंकि मशीनरी तो तो ऑफिस के लिए यूज में ही आएगी, या फैक्ट्री की आनी चाहिए मतलब सिर्फ। अरे ऑफिस तो के फिर प्रेमाइसिस में लगा क्या दोगे? होगी? अरे ऑफिस के प्रेमाइसिस में थोड़ा ना लगा दोगे। ऑफिस प्रेमाइसिस मतलब, प्रेमाइसिस क्या होती हैं बताओ? प्रेमाइसिस मतलब वही अपना बिल्डिंग्स वगैरह, क्या? मतलब जो भी। हाँ, एसेट ऑफ मतलब जहाँ बिजनेस चलता होगा। ऑफिस हो गया ना, एक ऑफिस टाइप का हो गया ना। हाँ। हाँ। ऑफिस के अंदर तुम क्या प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे होगे? नहीं नहीं, वैसे नहीं लगे। अच्छा, मतलब वैसा ऑफिस है ये जो मतलब जहाँ पे वर्कर मतलब वो बैठते हैं, मैनेजमेंट, ऑफिस हाँ प्रीमिसेस मतलब उस बड़े टाइप बड़े। का ऑफिस है, प्रीमाइसिस वो होते हाँ हैं, नहीं, ना कि मतलब वैसा वो ऑफिस तो हुआ कि जब हाँ काम चलता है तो फिर तो मैं मिल जाएगा ना। हाँ। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में भी क्यों हो गया? अब घर पे थोड़ी ना कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाएगा कोई बंदा। गेस्ट हाँ क्लियर ये हाउस तो में भी क्लियर बात। है कि क्लियर हाँ, क्लियर गेस्ट गेस्ट हाउस हाउस के में भी। मिल जाएगा। हाँ हाँ। हम्म। अब देखो क्या लिख रखा है एक और, ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ऑफिस अप्लायंसेस जैसे आ गया एसी का। अगर एसी तुमने मान लो किस पे लगाया है और ऑफिस प्रेमाइसिस में लगा दी तो नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब ऑफिस अप्लायंसेस है ना वो सारे, जो टीवी जैसे वो हो गया। अब मेन हमारा मोटिव है कि प्लांट एंड मशीन नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे बिजनेस में यूटिलाइज हो। ये नहीं है एसी तुम्हें ले लिया, जैसे वो भी प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में तुम फॉल कर सकती हो, या फिर जो भी मतलब उसके केस में आ जाएगा। एयर कंडीशनर भी, तो वो मतलब फिर आगे मतलब उसके केस में नहीं मिलेगा। और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मान लो जो हमने एक जगह से दूसरे मतलब ट्रांसफर करने के लिए कोई व्हीकल बना लिया उसमें, मतलब प्लांट एंड मशीनरी लेके, जैसे कोई ट्रेन, जैसे वो ट्रेन मतलब जैसे कुछ ऐसे व्हीकल बना लिया हमने। तो मान लो तुम उसको कहने लग जाओ कि हमारी प्लांट और मशीनरी है, उसके केस में नहीं मिलेगा वो। अगर तुम क्या रोड व्हीकल सही है, ध्यान रखना, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बाकी इधर के केस में मिल सकता है, जैसे मैं वो रेल वाला कह रहा था तो उसके केस में मिल जाएगा, क्योंकि वो। अब बताओ चलो एक बार ये बताओ, रोड वाले जो मैंने रेलवे का दिया उसके केस में तुम लेओगे? मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आए बाय चांस होता है कि, मतलब रेल क्या वाला कैसे। तो हो जाएगा। जैसे नहीं मान लो नहीं मेरा होता है। प्लांट नहीं, जैसे मेरा प्लांट बहुत लंबा है, मान लो मैंने उसमें न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगा दी। और मेरे को जैसे अपने गुड्स को जैसे एक जगह से दूसरे, मतलब कुछ मेरे ऐसे गुड्स है यहाँ पे, कोई मेरा मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ, मेरे को ट्रांसफर करने के लिए बहुत केयर के साथ और अच्छी तरीके से ट्रांसफर करना है दूसरे लोकेशन पे मेरे को। मेरी क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा है तो मेरे को ट्रांसफर करने में बहुत बहुत लगता है। इसलिए मैंने अपने लोकेशन पे ही मैंने कोई एक वो ट्रेन जैसे कुछ वो लगा लो, कोई मैंने छोटा सा फिर वो भी बना लिया मिलेगा। अपना। हाँ कुछ वो बना लिया, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब आपने फैक्ट्री लगाई क्या है भैया? रेलवे लगाई है। अरे जैसे रेलवे छोटा सा कोई वो कंपार्टमेंट सा लगा दिया मैंने, छोटा सा एक, मतलब जिसमें मैं अपने गुड्स को स्टोर करके ट्रांसफर कर सकूं अपने बस।
तो वो प्लांट प्रोडक्शन में थोड़ी नहीं यूज आ रहा है वो तो, मतलब हेल्प के लिए है पर प्रोडक्शन में पर्टिकुलरली डायरेक्टली नहीं है। एक तरीके सारे का बताओ वेयर हाउस, अपना, वो तो अपना अलग हो गया एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ बताओ नहीं सारे अपना मिलेगी। पॉइंट ऑफ मेरे व्यू। ख्याल से नहीं। हाँ जैसे मेरे को ये बताओ, जैसे तुम अपने लॉजिक सेंस लगा के बताओ कि जैसे जो रेलवे है क्या है, पब्लिक से ही है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है कि नहीं है, पहले तो मेरे को यही बताओ, हाँ है कि नहीं रिपीट है? करना। है। तो तुम रेलवे क्यों तो कह रहे हो टोटली जैसे ट्रांसपोर्ट मिलेगी? व्हीकल है ना। लेकिन भैया मैंने ना कहीं पॉइंट पढ़ा था कि अगर रेलवे के लिए कोई एसेट यूज हो रहा है, रेल एसेट वगैरह बिजनेस के लिए, तो मिल जाती है। अब पता नहीं कहाँ पढ़ा था, इतना एक लाइन से पढ़ी रुको थी रुको, कहीं। हाँ तुमने अभी क्या कहा, रेलवे के बिजनेस में यूज हो रही है ना, जो रेल कर है उसके बिजनेस में यूज हो रही है, उसकी तो एसेट ही है वो। हाँ एसेट है तो वो उसके लिए मिल जाती है। और यहाँ पे बात अभी मैं किसकी कर रहा हूँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन की। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो उस पे तुम, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो तुम लोगे, उस पे एडिशनल की बात चल रही है यहाँ पे अभी। नॉर्मल तो मिलेगा ही उस पे भी, कहीं ये मत सोचना कि नॉर्मल भी कहीं के ध्यान मान लो तुम। नहीं नहीं, एडिशनल वो तो की ठीक है, यहाँ पे, मुझे ना एग्जैक्ट पॉइंट नहीं याद आ रहा है कि क्या पढ़ा था, बट थोड़ा बहुत ही ऐसे रिकॉल हो रहा है। वो तुमने शायद जीएसटी में पढ़ा था, वो जीएसटी में होगा, फिर इसमें कहाँ से था ऐसा? नहीं मुझे रोड इसमें। ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह नहीं मिलेगा उसके केस में, जो हम्म, मतलब इस पर्पस के लिए हमने बनाया है कि हम एक जगह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में उसको नहीं मिलेगा ये वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल तो मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। ठीक है। और आगे, हाँ, और एनी प्लांट और मशीनरी होल पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट हैव बीन अलाउड एज डिडक्शन, जैसे साइंटिफिक एसेट्स वगैरह कुछ होती हैं, जैसे मतलब प्लांट में कोई ऐसी मशीनरी हो जिसपे मतलब फुल या फिर कोई पार्शियल डिडक्शन हमें मिल गया उस पार्ट से रिलेटेड, तो उस केस में मतलब उस पर भी हमें मतलब नहीं मिलेगा ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट। उसमें तो नॉर्मल और भी नहीं आगे मिलना चाहिए, वो तो वैल्यू खत्म हो क्या जाएगी। अगर मान लो क्या फुल्ली क्यों? किसी का डिडक्शन मिल गया तो उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी क्यों मिलेगा? हाँ हाँ, एक क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, तुम्हारा इसका जवाब दूंगा मैं, अभी आने ना, दो बस क्योंकि इसका। ऑब्वियसली वैल्यू नील हो गई तो हाँ फिर हाँ, उसमें क्या रुको रुको, मैं भी क्वेश्चन तो आने दो अभी तो, एक बार डेप्रिसिएशन का एक बार थोड़ा एंडिंग पे आने दो। और अब आगे देखो, जैसे एसएससी अगर ये इन फॉर बिजनेस में मतलब इन स्टेट्स में बिजनेस मतलब इन्होंने वो सेटअप किया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कौन से, ये ध्यान रखना यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यहाँ पे कई बार गलतियां हो जाती है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो इस केस में जो डेप्रिसिएशन है ना वो कितना मिलेगा, 35% होता है। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे अभी ये एक चीज थी, क्योंकि ये देखो जो ये वाला बेनिफिट था ना एडिशनल डेप्रिसिएशन का, ये नीचे आएगा यहाँ पे, कि एक तो देखो हायर डेप्रिसिएशन कितना मिलता है इनको, 35%, और इंस्टेड ऑफ 20%, मतलब जो नॉर्मल होता है उनको 20% मिलता है, और जो एडिशनल मतलब जो अगर इन स्पेसिफाइड स्टेट्स में किया तो 35%। और ये अगर स्पेसिफाइड स्टेट होगा या तो मेंशन होगा कि स्पेसिफाइड स्टेट, या ये 4 स्टेट के नाम में कोई भी एक मतलब मेंशन होगा, अपनी तरफ से अज्यूम मत करके आना कि स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर है ये। एंड रिडक्शन, और जो 32 एडी के अंदर रिडक्शन मिलती है ना, वो हमें कितनी मिलती है, 15%, और वो उसी ईयर में मिलती है हमें एक्चुअल कॉस्ट पे, और 32 एडी के अंदर पिछले साल का था। और इस अब आगे जैसे ये लिख रखा है क्या, जो इनका बेनिफिट था वो कब मिलता है, अगर एसेट कब एक्वायर की गई हो, ये डेट ध्यान रखना, 31 मार्च 2020 तक। ये दो डेट ध्यान रखना, क्योंकि 32 एडी अगर इन 2 ईयर में एक्वायर होगी तो 32 एडी पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। अगर तुमने 180 डेज से कम भी किया होगा ना तो उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, मतलब 1920 में अलाउड हो गया होगा तुम्हें, अगर तुमने उस ईयर में एक्वायर की थी तो, मतलब ये जिस ईयर में तुमने एक्वायर की होगी ना उस ईयर में तुम्हें इसका बेनिफिट मिल जाता था, मतलब 32 एडी का। और अगर अगर फाइनली 142 1920 में जैसे बेनिफिट खत्म हो रहा है इसका, उसी साल इसका किसी ने परचेज करी तो उसी साल मतलब 180 डेज से कम हुई तो पूरी अलाउ हो जाएगी डेप्रिसिएशन एडिशनल? 32 एडी में, नहीं मतलब अगर नॉर्मल किसी ने मतलब ये 4 स्टेट में 3280 तो मतलब ऐसे 3280 क्या कह रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। रुको देखो, एक तो होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक होता है नॉर्मल। देखो सबसे पहली बात, एक होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, वो तुम्हें मान लो जैसे प्लांट एंड मशीनरी 15% या 10%, मतलब कितना 15% मिलता है उसके केस में, तो 15% तुम ले लोगे, ठीक है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, तो मान लो अगर ये फोर स्पेसिफाइड स्टेट्स की बात करें तो उसके केस में तुम्हें 35% मिलेगा। अभी तक तुम्हारा हो गया नेट 50% डेप्रिसिएशन। और 3280 जब था, अगर मान लो 3280 की कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वही होती है कि जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि वो 4 चीजें,
स्पेस और शिप एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, रोड व्हीकल नहीं होना चाहिए, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं होने चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड होगी तो उसके केस में तुम्हें 15% और अलग मिलेगा। 65% मिलेगा। लगा, हाँ। और अगर मान लो तुमने 180 डेज से कम किया होगा ना, तो उस केस में देखो तुम्हें कितना मिलेगा, 15% तो तुम्हें मिल गया होगा। रिमेनिंग का तुम जो 50% था ना, उसका हमने हाफ करना होता था, 25% और 15%। मतलब करंट उस ईयर मतलब 1920 में तुम्हें 40% डेप्रिसिएशन मिल गया होगा। अब तुम ये ध्यान रखना क्यों, क्योंकि अब ये क्या एसेट की वैल्यू कम होगी ना इसके से। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अभी एक क्या बोला पॉइंट दिमाग, 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक सेकंड रुको, भैया मैं ने कहा एक चीज, 15 तो मिलेगा। एक सेकंड रुको। 50% टोटल अगर 20% का उस पे लगता है तो 50 मतलब 10% मिलेगा उसको, ये ना। एक सेकंड रुको बस। किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा था कि जैसे ये ना, ये जो क्या कहते हैं, ये जो 35% है ये तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन जो 3280 था ना, ये क्या था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस था, ना कि डेप्रिसिएशन। कि मतलब ये था कि जो अगर ये भी 3280 भी कम मिलता था जो जो स्पेसिफाइड सेट पड़े थे, मतलब जो अभी हमने देखे थे, उसके केस में अगर वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो उस केस में मिलता था हमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्शन 3280 के अंदर। जो हमने तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और कौन सा पड़ा था, बिहार, अरुणाचल, आंध्र अरुणाचल या आंध्र प्रदेश, प्रदेश, आंध्र अरुणाचल या आंध्र आंध्रा। आंध्र। हाँ हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो अगर इन हाँ, स्टेट्स के अंदर हो रहा है, और जो 5 जो हमने मतलब वो 4 कंडीशन थी, सिर्फ एयरक्राफ्ट, वो प्लांट ऑफिस प्रीमाइसेस वाला, वो भी सेटिस्फाई होगी तो हमें एडिशनल 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट हमें इंसेंटिव मिलता था एक, ना कि डेप्रिसिएशन। तो हमें वो लेस नहीं करना होता था हमें कॉस्ट से, वो ध्यान रखना। कहीं तुम उसको भी, जैसे तुम्हारे लिए तो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो मतलब वो पिछले साल तक के लिए था, मतलब वो वो अभी क्या इस साल में हम नहीं 1920। मिलना वो। हाँ, वो तुम्हें करंट ईयर में तो मतलब 3280 का बेनिफिट नहीं मिलना। ये देखो सीधा लिख रखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 इज नॉट अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती थी हमें, फर्दर एडिशन हमारे तो डेप्रिसिएशन में। 11 हाँ, और आगे देखो क्या लिख रखा है कि फर्दर एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउएबल एट द रेट ऑफ 35%। एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउएबल एट द रेट 20% इफ पुट, ठीक है, in respect of plant and machinery and installed backward areas 90 and put to use for less than 180 days, and balance additional depreciation will be allowed in previous year 17.5%। अब देखो क्या था कि देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन एक तो 20% मिलता है और एक हमें 35 का मिलता है अगर हम स्पेसिफाइड स्टेट में करें, ठीक है। लेकिन वो भी कब तक था, 31/3/2020 तक। तो मान लो अगर उसके बाद हमने इन्वेस्ट, मतलब जैसे अगर कोई हमने स्पेसिफाइड स्टेट में कर दी, उस केस में क्या हमें एडिशनल खाली 20% मिलेगा, ना कि हायर रेट मिलेगा। अब ये मत करना कि 20% पूरा का पूरा खत्म कर दो। और ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो स्पेसिफाइड स्टेट में पिछले साल किया था, तो पिछले साल तो हमें 35% अलाउड था, लेकिन अगर मान लो 180 डे से कम था, तो पिछले साल हमें 17.5 मिला होगा। तो करंट ईयर में हमें कितना मिलेगा, 17.5% पिछले ईयर का मिलेगा। बेनिफिट ये मतलब ध्यान नेक्स्ट रखना। ईयर में भी मिल जाएगा इसका एडी का। हाँ, और ये जो 3280 नहीं, उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन ही, और एडिशनल डेप्रिसिएशन एक ही बार मिलता है फर्स्ट टाइम पे, हम्म। मतलब क्योंकि वो न्यू मशीनरी पे मिलता है हमें। तो ये ध्यान रखना। चलो, एक बार ये भी हो गया अपना कंसेप्ट। अब ये इसमें ये लिख रखा है कि जो प्रिंटिंग वगैरह की एक सर्कुलर था कि उनके लिए भी वो मैन्युफैक्चरिंग थिंग मान ली जाएगी, जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग करे होंगे, तो उस केस में वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल थे, वो ये था। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा क्योंकि टाइम अप होने वाला है, लास्ट 3 मिनट्स है। ठीक है, चलो एक बार और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये रेट तुमने पढ़ लेना, एक रेट मैं बता देता हूँ। एक तो ये रेट याद करके चलना, ये वाली 30%। एक ये वाली डेट ये देख के चलना कहाँ तक का होता है, क्योंकि यहाँ पे तुमने कितना, अगर मान लो तुमने पिछले साल एक्वायर की थी तो तुम्हें 30% मिला होगा, लेकिन करंट ईयर में तुम्हें फिर मिलेगा 15%।
तो तुम्हें WDV के लिए तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, तुमने कितना मतलब तुम्हारी WDV आ रही है, तो इसके लिए डेट्स ध्यान रखना, ये वाली डेट्स। और इसमें क्वेश्चन देना मस्त बनता है ये दोनों से। एक पे 45% है, तुम्हारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा अगर तुमने मान लो कोई बाई चांस गलत रेट अप्लाई कर दी, तो ध्यान रखना ये वाला। एक करके चलना, ये हो गया। तुम एक ही कंप्यूटर वाला करके चलना 40%, वैसे आ जाते हैं कई बार रेट भी साथ के साथ, लेकिन कंप्यूटर वाला करके चलना। और प्लांट एंड मशीनरी पे जनरल रेट 15% है, और एक इंटेंजिबल एसेट्स पे पता होना चाहिए 25% मिलेगा। हम्म अब आगे ये इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सर्टेन एसेट्स। अब देखो क्या लिख रखा है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड एंड प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, बाय यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी हमने किया है, और एनी नो हाउ डेवलप्ड, ठीक है, आर्टिकल इन्वेस्टिंग लेबोरेटरी ओन और फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंस कर दिया है, या लेबोरेटरी ओन बाय पब्लिक सेक्टर है कोई, और यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, तो क्वालिफाइड डेप्रिसिएशन उस केस में 40% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा हमें WDV का, सीधी बस ये बात कर रहा है। और कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी वही सेटिस्फाई करनी होंगी, उसने बस बाइफरकेट कर दिया 3 पार्ट्स में। क्या कि एक तो वही जो राइट्स जो हमने किया टेक्नोलॉजी और नो हाउ वगैरह से किए हो अपने, हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम ओनर, और सच मतलब जिसके पास टाइटल था हमने उससे एक्वायर करके लियो, मतलब वो लेबोरेटरी जो भी हमने जहाँ भी हम ये चीज कर रहे हैं। और ये कहाँ से, जो ये ऊपर हमने डिपार्टमेंट पढ़े ये उनसे होनी चाहिए, और वो भी है जो हमने बाय यूजिंग सच टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई है उन्हीं का बेनिफिट होना चाहिए। और क्या फॉर द इज नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और मैन्युफैक्चर एनीथिंग स्पेसिफाइड इन 11 शेड्यूल। ये तुम्हारे लिए इतना वो रेलेवेंट नहीं है, मतलब तुम्हारा छोड़ दो ये वाला, इसको तो काट, इसके अपने नोट्स में भी मतलब मेरे ख्याल से मत रेफर करना, मतलब ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस केस में, इसको मत करना है यहाँ पे। एक बार रीड कर लिया कि तो मान लो बस ये रेट एक बार ध्यान रख लेना, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो तुम्हें बस रेट ध्यान हो कि 40% एप्लीकेबल होता है लेबोरेटरी वाले के केस में, बस ये ध्यान रखना। चलो ये भी क्वेश्चन आ गया। अब एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक्चुअल कॉस्ट चलो अब आगे पूरा फर्दर जाएगा नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट सेशन में एक बार DT के